पार्टिसिपेट कर रहे थे उस चुनाव में, वो कोई दिख नहीं रहे हैं, वो अब दिखेंगे। लेकिन त्रिभुवन पहले दिन रिजल्ट से लेके और आज तक जनता के बीच में है और हर दिन संघर्षों का लड़ाई लड़ रहा है। तो जनता को समझ में आ रहा है ये वो तमाम चेहरे वही हैं जो संघर्षों के लिए जाने जाते हैं, संघर्षों के लिए लड़ रहे हैं। एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सूर्यकांत धस्माना जी, वो ये बोलते हैं कि स्वाभिमान मोर्चे में जो विचारधारा की कमी है, सिर्फ संघर्ष से राजनीति नहीं होती। सही कह रहे हो। सूर्यकांत धस्माना जी को पहले ये देखना चाहिए कि कांग्रेस की क्या विचारधारा है। वो आज तक अपने आप को स्पष्ट रख ही नहीं पाए, ना तो प्रदेश में रख पा रहे हैं और धीरे धीरे देश में भी हाल आप उनका देख पा रहे होंगे। पिछले 2 चरणों में तो यही नहीं वो आ पाए। आज समझना होगा कि जहां हम लोग लड़ रहे हैं उत्तराखंड की आम समस्याओं के लिए, चाहे वो हमारे जल जंगल जमीन हो या हमारे स्वास्थ्य की सेवाएं हो, हमारी शिक्षा की पैटर्न्स हो, हम सब जगह लड़ रहे हैं। तो क्या सेम विचारधारा पे तो यूकेडी भी लड़ रही है और यूकेडी के कई लोग ट्राई कर रहे थे कि बॉबी पवार जी यूकेडी में ज्वाइन करें और यहाँ से लड़े, लेकिन आपने तो आज झंडा विमोचन कर दिया। बिल्कुल वो ये है सर कि क्यों जरूरत पड़ जाएगी एक आम आदमी को यूकेडी में जाने की या किसी और दल में भी। मुझे ये समझ में आता है हम वो आज सारे संगठन के वो साथी हैं जिन्होंने संघर्ष साथ किया है और कोई ना कोई ऐसी चीजें जरूर रही हैं, क्योंकि हमने देखा है यूकेडी पर जनता ने पास्ट में विश्वास किया। उनके ऐसे लोग जो कि राष्ट्रीय दलों के साथ मिलकर सरकार में मंत्री पद तक भी रहे, लेकिन वो आज सब इधर उधर चले गए। तो समझिए, सवाल ये भी है, अगर आपकी सीटें आ जाती हैं और सरकार बनाने के लिए आपको किसी का समर्थन देना पड़ता है, गठबंधन करना पड़ता है, तो किससे करेंगे आप? किसी राष्ट्रीय पार्टी से करेंगे या फिर यूकेडी क्षेत्रीय पार्टी से करेंगे? देखिए वो तो बहुत दूर की बातें हैं, अभी तो हम इतनी दूर नहीं सोच रहे हैं। हमारा बस ये मन है कि अंदर जाएं, लड़ें, अपने के लिए बात करें। अगर कहीं पर नहीं होती है तो चाहे वो कुर्सियां तोड़नी पड़े, मेज तोड़नी पड़े, पर अपनी वहाँ विधानसभा सत्र में भी या विधानसभा के अंदर भी वो संघर्ष कम नहीं होगा और उसी पर हमारी लड़ाइयाँ होती रहेंगी। तो कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, वो भी ये दावा नहीं करती कि हम 70 सीटों पर लड़ेंगे, पर यूकेडी दावा करती है कि 70 सीटों पे लड़ेंगे। तो आप कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं? सर हम वहां लड़ने वाले हैं जहां हमें लग रहा है कि हमारे पास विनिंग कैंडिडेट है, मतलब जहां हमारी पूरी तरह से तैयारी है, जहां क्षेत्र में स्वाभिमान मोर्चा की स्वीकार्यता है या हमारे प्रतिनिधि की या जो प्रतिनिधित्व करने वाला है वहां उस पर्टिकुलर सीट पे उसकी स्वीकार्यता है, वहीं हम लड़ेंगे। हम हर जगह जाकर पोक नहीं करेंगे कि भाई साहब यहाँ भी लड़ना है, वहां भी लड़ना है और सब जगह लड़ना है। नहीं, हम अपनी सीमाएं जानते हैं और ये है कि अगर अभी आने वाले आगामी 8-9 महीनों में ऐसा जन सैलाब हमारे साथ चले तो कह नहीं सकते। तो ये लेट द टाइम फ्लो किस तरह से चलता है। और अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये था कि जो यूकेडी की नींव है, फाउंडेशन है, वो ये बोलते हैं कि हमने राज्य बनाने में मदद की, हमने राज्य बनाया, और आप उसी नींव को तोड़ रहे थे कि वो तो जन सैलाब था, जन आंदोलन था, यूकेडी का हाथ नहीं था इसमें। कितनी सच्चाई है कि यूकेडी का हाथ नहीं था? देखिए मैं तब 5वीं 6वीं में था। मेरे यहाँ से एक अशोक कैसब जी हैं, वो शहीद हुए हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए हमारे। मुझे नहीं ध्यान कि वो यूकेडी में थे। और ऐसे कई साथी आज हमारे यहाँ मातृशक्ति ने भी हमारे साथ आए हैं। वो भी थे तब राज्य बनाने की लड़ाई में, वो भी यूकेडी में नहीं थे। तो यानी कि ये आम जनता थी जो यूकेडी से इतर राज्य के लिए लड़ाई लड़ रही थी, है ना। और वैसे भी अगर हम उसको भी बात करें तो वो एक झंडा था जो संयुक्त मोर्चा था जो उत्तराखंड के लिए राज्य की डिमांड कर रहा था। सो यू खुद बोल कैन नॉट प्रोक्लेम दिस दैट दिस इज आवर्स, ये हमारा है और हम उन्हें करी तमने नहीं। ये कह रहे थे कि यूकेडी भाजपा से भी पुरानी पार्टी है, तो ये क्लेम करना लेजिट होता है उनको कि हमने उत्तराखंड राज्य बनाया। तो इस पे आपके पास कोई तथ्य हैं? जैसे वो हवा में बात करते हो और इंटरनेट पे ये बात भी चल रही है कि जो यूकेडी काम कर रही है वो भाजपा के एजेंडे में टीम बी की तरह, लोग जितने लोग उतनी बात है। मैं थोड़ा सा, देखो मैं इस बात को इस तरह से लूंगा, मुझे भी थोड़ा सा दिखता है कहीं, क्योंकि अभी कोई एक लड़का है जो सनातनी बालक करके आईडी बनी हुई है, इस गॉड श्री राम का झंडा लेके फेसबुक पे आईडी है। वो आईडी के मैंने स्क्रीनशॉट पहले भी ले रखे थे जब वो बीजेपी करता था, और आज वही लड़का यूकेडी कर रहा है। उस प्रोफाइल में अगर क्लिक करें तो वो प्रोफाइल खुलती नहीं है, वो नल है। और ऐसी कई आईडीज हैं, शायद आपके भी दिमाग में आई होंगी। हम आईटी से जुड़े हुए लोग हैं, मैं एक इंजीनियर रहा हूँ, ऊपर से फिर पत्रकार हूँ, तो सारी चीजों को समझ के देख के ये चीजें एनालाइज कर रहा हूँ कि कहीं दाल में कुछ काला तो है।
अदरवाइज जहां आपने भी पहले बोला कि जब कांग्रेस नहीं बोल पा रही 70 सीटें, तो ये कैसे बोल रहे हैं? और जब सब लोग बात कर रहे हैं कि सब एकजुट हो जाएं, एकजुट एकमुठ होके, उत्तराखंड भी बनाया था ना, आज उत्तराखंड बचाने के लिए भी एकजुट एकमुठ क्यों नहीं हो पा रहे? कौन सा ईगो आपका सामने आ रहा है? ऐसी क्या बात है? ऐसा कौन से 1% वोट शेयर है आपका? जब हमने चुनाव लड़ा, मतलब ये मैं फिर वही अहम नहीं है, मतलब मैं चेहरा दिखा रहा हूं कि आप 1% चुनाव लड़ने, मतलब 1% आपका वोट शेयर, और आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमें तकरीबन 17.5% मुझे शेयर मिला है। बॉबी जब लड़े थे, बॉबी को 20-21% वोट शेयर मिला है। हम तो ऐसी बातें नहीं कर रहे। हम तब भी बोल रहे हैं जो भी आएगा सब साथ लड़ेंगे और साथ मिलके राज्य को बढ़ाने की बात करते हैं। तो आप किधर से चुनाव लड़ने की सोच रहे? केदारनाथ से ही? केदारनाथ जी, बिल्कुल। तो अभी कुछ नए नियम आए चारधाम यात्रा के। यूकेटीसी ने ये बोला है कि जो 47+ मंदिर हैं उसमें गैर हिंदुओं को, नॉन हिंदुओं को एंट्री नहीं है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? मतलब ये किसने बोला? यूकेटीसी। बीकेटीसी ने बोला। हाँ, मैंने वही सोचा, मैं यूकेटी ने कब बोला? देखिए, बीकेटीसी इज अ पार्ट, क्योंकि जो उनके अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एक रेगुलर सदस्य होते हैं। किस तरह से वो अध्यक्ष भी बने, वो भी एक बड़ा प्रश्न है। अभी अभी उनके एक सदस्य भी कहूं या फिर उनके वो अध्यक्ष उस पे थे, चेयरमैन थे, उनको उन्होंने निष्कासित भी कर दिया अभी 2-3 दिन पहले। बीकेटीसी के जो बयान आ रहे हैं, या जब पूर्व में यात्रा चल रही थी उस टाइम आशा नौटियाल जो विधायक हैं, उन्होंने भी बोला कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर हम बिल्कुल, मतलब उनका वर्जित होगा। ये केवल चुनावी स्टेटमेंट मारते हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के नाम पर राजनीति करती आई है। पर मुझे बताऊं, मैं आपको, जो ये कालनेमी बोलते हैं ना धामी, तो सबसे बड़े कालनेमी मुझे भारतीय जनता पार्टी में ही दिखते हैं। इनके मुखौटे इतनी जल्दी बदलते हैं। अब देखना आप, पिछली बार यकीन मानिएगा उस दिन मैं किस तरह से चुप हुआ जब मुझे पता चला कि सारा अली खान अंदर मंदिर में बैठ के पूजा कर रही हैं। तब कहां गए थे? ये अध्यक्ष भी वही थे, वो विधायक भी वही थी। तो ये केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सगुफे। जैसे मोदी जी कहते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। ये उसी पैटर्न पर चल रहे हैं सारे। तो फिर जनता इनको क्यों समर्थन देती है? जनता को इन्होंने उलझा रखा है। आप आधार कार्ड का केवाईसी करवाओ, आप आज अपना राशन कार्ड का केवाईसी कराओ, आप ये केवाईसी कराओ, इनके लोगों को दारू दे दो, इनको पैसे बांट दो, यहां साड़ियां बांट दो, आज महिलाओं के लिए ये कर दो। आज हमने लखपति दीदी की सेमिनार कभी अटेंड किया आपने? सर, देयर इज नो वन हु इज लखपति दीदी। वो उधार में आ गई हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं जिनकी पेमेंट नहीं हुई है और लाखों का कर्जा है उनके पास। वो एक दिन कटोरा लेके यहां पे आ गई थी। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये केवल इनके एक ट्रेंड हैं जिन पर ये वोट मांगते हैं, और मुझे लगता है कि इसीलिए बस गुमराह कर रहे हैं लोगों को। तो कल मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ था, तो उसमें ज्यादातर जितने नेता थे, 3 शायद, वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आते थे। और ऐसा लगता है कि लोग ये बोल भी रहे हैं कि जो बीजेपी की पार्टी है उसमें ज्यादा कांग्रेस वाले घुस गए। भारतीय जनता पार्टी और माननीय आदरणीय क्या क्या लगाते हैं ये धामी जी का, ये सगुफा कल फुस हो गया। एक स्टेटमेंट है कि 4 साल अगर आपको पता था कि मंत्रिमंडल में लोग कम हैं, तो क्या आप 4 साल जनता का बेवकूफ बना रहे थे? आप मलाई खुद खा गए और पतीला दे दिया इन 5 लोगों को चाटने के लिए। अगर ऐसा नहीं है, ये वाकई काम के थे, तो आपने पिछले 4 सालों से ये सीटें खाली क्यों रखी? ये पूरी रणनीति है इनकी राजनीति के लिए। इनको पता है इनके विधायकों ने कोई काम नहीं करके दिया है, तो कम से कम वो क्षेत्र में जाएंगे, थोड़ा चौड़े गौर के घूमेंगे। पेट सबके मोटे हो चुके हैं, तो बोलेंगे कि हम तो मंत्री हैं भैया, हमें जिता दो, देखो मंत्री हैं, हम मंत्री ही रहेंगे। तो वो मान लो जिन जिन को ये पद मिले हैं अभी, वो सीधे सीधे वो थे जो अभी हारने ही वाले थे, है ना। और किस तरह से मंत्री बने हैं और कितनी फूट अब पड़ी है, ये तो आने वाले समय में, अभी 2-4 दिन में रिजल्ट दिखने लग जाएंगे, जब धामी जी को पता चलेगा अरे वहां से भी टूट हो गई, यहां से भी टूट हो गई, वहां से भी टूट हो गई। तो ये बिल्कुल बहुत उल्टा पड़ा है। अब संभालना इन्हीं को। और आपने वो बात बिल्कुल सही कही, इनको अपने पुराने दरी बिछाने वाले, चेयर बिछाने वाले लोगों पे तरस ही नहीं आया। बताइए, वो मतलब बेवकूफों की तरह कभी जय भाजपा तय भाजपा करते रहे, कभी घर घर मोदी जय जय मोदी करते रहे, और मंत्रिमंडल लेके गए कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग। तो मुझे ये बड़ा दुख भी होता है, ये हमारे ही पहाड़ी लोग हैं, बार बार चले जा रहे हैं इन राष्ट्रीय दलों से। इनको अभी भी समझ नहीं आ रहा है। राष्ट्रीय दल स्वाभिमान जगाने के लिए स्वाभिमान मोर्चा है।
राष्ट्रीय दल इतने मजबूत हैं तो क्या लगता है 27 के चुनाव में स्वाभिमान मोर्चा का डंडा मजबूत होगा? दादा मैं थोड़ा सा इसको करूंगा, मजबूत नहीं है वो। मैंने कहा वो कालनेमी है, वो छल बल अपना सब कुछ इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अपने आप को मजबूत दिखाने का प्रयास करेंगे, पर वो मजबूत नहीं है अंदर से। अगर वो मजबूत होते तो यकीनन अभी अगस्त मुनि जी महाराज में जब इतना सब कुछ हुआ तो इतने सारे केस नहीं कर रहे होते वो लोगों पर। तो ये मजबूती केवल दिखाने के लिए ही है, जनता को दिखाने के लिए। बाकी हम एक एक घर में जा रहे हैं, एक एक मातृशक्ति से मिल रहे हैं, एक एक युवा वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं। भाजपा हिंदुत्व की विचारधारा पे लड़ रही है और आप क्षेत्रीय विचारधाराओं पे, स्वाभिमान जिसे बोलते हैं आप, किसका पगड़ा भारी रहेगा क्या लगता स्वाभिमान भी धार्मिक है, क्यों नहीं है? मेरा स्वाभिमान है, मैं हिंदू हूं, मैं केदार का बेटा हूं, केदारनाथ जैसी धरती पर मैं पैदा हूं, तो ये मेरा स्वाभिमान है। मेरा हिंदू होना मेरा स्वाभिमान है। ये केवल ऐसा नहीं है कि जय श्री राम भारतीय जनता पार्टी का नारा है या जय हनुमान बोलना उनका नारा है। हम स्वाभिमान से हर वो कार्य करेंगे। मैंने पहले भी कहा ये कालनेमी है, ये धर्म को भी तब इस्तेमाल करते हैं जब इनको वोट बैंक दिखता है। नहीं तो अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था इनके मंत्री और तमाम लोग, किसी मंत्री की ही बेटी की शादी किसी मुस्लिम लड़के से हो रही थी और ये सब वहां जा रखे थे। तो ये फिर क्या बातें कर, आम जनता के लिए तो इनका बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन इनको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है कि ये जनता को जो बेवकूफ बना रहे हैं ये बहुत दिनों तक बना नहीं पाएंगे। दोस्तों, त्रिभुवन चौहान जी केदारनाथ से लड़े भी थे और आने वाले समय में भी लड़ेंगे और स्वाभिमान मोर्चे का झंडा हमेशा फहराते रहेंगे। और ऐसे ही लोगों से मिलने के लिए बने रहिए न्यूज़ वाले नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।